Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Shahrukh and today we have Miss Yumna Naveed who has stood 123rd in Pakistan in CSS 2025. ये allocate हुई है Pakistan Audit and Account Service which is again a great service for women और इस दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा women qualifiers आ रही हैं और 53rd CTP में भी हमने ये देखा कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में फीमेल कैंडिडेट्स ने आउट नंबर किया है मेल कैंडिडेट को. So it's good to see how women are taking leadership positions and coming on the forefront. So thank you so much, Yumna, for joining us today. It is an honor to have you. First of all, big congratulations on your phenomenal achievement. मुझे बताएं जब रिजल्ट आया, लेबर डे था आई बिलीव, आपके क्या थॉट्स थे, क्या तासुरात थे? A lot of unsuccessful stories, but you made it. तो क्या तासुरात थे, क्या थॉट्स थे और यकीन आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर और अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र है कि उसने ये इज़्ज़त बख्शी है. और अगर हम स्टार्ट करें तो जब रिज़ल्ट आया तो हम बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत डिले ऑलरेडी हो रहा था. तो जैसे ही रिज़ल्ट आया तो मैंने ग्रुप में मैसेज देखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसैद का मैसेज देखा. वाओ. तो हमारी तैयारी साथ ही थी. सही. तो सडनली मैंने देखा तो वो उसका टॉप था. वाओ. तो जब वो हुआ तो मैंने अपनी फ्रेंड को फौरन से कॉल की, महानूर को, एंड शी वाज एलोकेटेड इन पुलिस. फिर फटाफट मैंने अपना देखा तो आई वाज इन पास ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस. तो मैंने अपनी अम्मी को बताया, फिर फौरन से अपने चचा को बताया जो कि खुद ही इज अ ब्रिगेडियर. और हमारी क्योंकि फैमिली में ट्रेंड है कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन कोई 70 से 75% फैमिली इज इन मिलिट्री. लेकिन सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वो हमारे ऑलरेडी अभी तक कोई भी नहीं था. सो अगेन आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली टू जिसने CSS क्लियर किया है एंड इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. दैट्स अ बिग अचीवमेंट. सो सिंस दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में व्हाट वेंट रॉन्ग और दिस टाइम इफ यू कुड टेल अस अबाउट द स्कोर्स इन योर रिटन एंड योर इंटरव्यूज. यस, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है वो बेसिकली ये हुआ था कि गाइडेंस नहीं थी. तो आई थॉट कि वो बहुत अर्ली अटेम्प्ट थी मेरी. थी, खुद ही लगे रहे, खुद ही सब कुछ जो कहा कि नहीं नहीं एकेडमीज जो हैं वो नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना और बिल्कुल खुद ही करना है. तो वो एक मिस गाइडेंस सी थी जिसकी वजह से मुझे कुछ वक्त भी लगा. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 के अंदर. शौक हमेशा से ही था कि ये करना है. एक आपकी डेस्टिनी होती है जो आपको कॉल कर रही होती है. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं वो सितारे मिल रहे होते हैं. मेक सेंस. तो इसी वजह से जो है वो हमारी एक फैमिली फ्रेंड भी थी वहां पर, वो FBR में ऑलरेडी थी. उन्होंने देखा कि इसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है. तो चूंकि वो शौक था तो उन्होंने वो मुझे इस तरफ लेकर आई. तो उसके बाद पहली अटेम्प्ट दी. सेकंड अटेम्प्ट में मैंने टाइम लिया क्योंकि मुझे समझ आ गई थी पहली अटेम्प्ट देके कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है या मुझे कितना टाइम लगेगा. एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं किधर लैग कर रही हूं और मैंने क्या चीज ठीक करनी है. और कहते हैं सेकंड अटेम्प्ट आपकी यूजुअली बेस्ट अटेम्प्ट होती है बिकॉज़ यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस वंस एंड यू नो व्हाट टू वर्क ऑन एग्जैक्टली. ग्रेट. सो स्कोर्स क्या आए आपके इस दफा? वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ये गलतियां भी करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डीप चली जाती थी चीज़ों के अंदर और मेरे बहुत मल्टीपल सोर्सेज होते थे क्योंकि मुझे लगता था मैंने जो भी टॉपिक तैयार करना है वो मैंने बेस्ट टॉपिक तैयार करना है. तो उसकी वजह से एक तो ये कि मुझे रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल सका क्योंकि वो मेरी चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी. तो सीएसएस की तैयारी थोड़ी वाइड है. आप एक चीज में ज्यादा घुस जाती थी तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी बाकी चीजें. और मैंने यही कहता होता हूँ बच्चों को भी कि जीनियस वो बंदा है जिसको पता है मैंने ब्रेक किधर लगानी है. इट इज नॉट कि मैंने पढ़ते जाना है बट आई शुड नो वे टू ड्रॉ द लाइन एंड देन आई हैव टू बी एबल टू रिलेट थिंग्स. तो मैंने थोड़ा सा वाइड एंगल से चीजें कवर करनी है. एक समंदर है, आप जितना अंदर जाते जाएंगे आप डूबते जाएंगे. फेयर इनफ. कोर्स क्या है आपके रिटन और ऑप्शनल सॉरी इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर? इंटरव्यू के अंदर मेरे 125 थे. ठीक है. और रिटर्न के अंदर मेरे 689 थे. सो इंटरव्यू इट वेंट वेल फ्रॉम माय साइड बट अगेन आगे दैट्स अबाउट लक. कहां पर बहुत अनसर्टन होता है, लोगों को खुद नहीं पता होता, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्या होता है, बट ऑल इज व्हेन दैट एंड्स वेल. आपका जो है वो बड़ा अच्छा ग्रुप आ गया है. सो मुझे ये बताएं कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे और क्राइटेरिया क्या था? आपने इंटरेस्ट देखा, बैकग्राउंड देखा, आपने देखा स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, मेरे पास टाइम क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था एंड व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू चूज? अच्छा, सब्जेक्ट्स के मामले में जो है वो मैंने एज सच ट्रेंड को नहीं देखा था. मैंने ये देखा था कि मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूँ. फॉर एग्जांपल मुझे बहुत लोगों ने कहा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आप मत रखो क्योंकि ये बहुत ड्राई सा सब्जेक्ट है तो ये मार्क्स नहीं देगा. और हमारी टाइम पे ये हिट भी हुआ है. इस्लामियत के साथ साथ GPP भी हिट हुई है. लेकिन मैंने ये रखा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस तरह की पॉलिसीज और यस मुझे पसंद आ रहा है. आई थिंक आई कैन डू वेल. यस.
तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी थी, फिर क्रिमिनोलॉजी, वो मुझे खुद बहुत पसंद थी, पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट था। अब सबने मुझे कहा इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ आप जाएं, लेकिन मुझे पता था कि आई एम नॉट इट गुड कि मैं थेरीज को उस तरीके से इम्प्लीमेंट करूं, और जबकि मुझे फिलोसफी में ऑलरेडी इंटरेस्ट भी है, तो पॉलिटिकल साइंस विल सूट मी। सो दिस इज हाउ आप कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और यहाँ में एक और एग्जाम्पल भी थी, पीएमएस के अंदर मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने जब बड़ा लोगों से पूछा कि मैं कौन से अपने ऑप्शनल्स को चूज करूं, तो मुझे ये कहा कि आप ज्योग्राफी चूज करें। अब चूंकि मेरा अपना सब्जेक्ट भी इन्वायरमेंटल साइंसेज है, तो मुझे ये कहा गया कि ज्योग्राफी के साथ जाना बेहतर है, और ये कि ज्योग्राफी आपको मार्क्स देती है। अब मैंने उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दी ज्योग्राफी की, मेरा पार्ट 1 भी ऑलमोस्ट मैंने कर लिया, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था। मतलब मुझे ये था कि मुझे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, मिसलाइन था, दिल के साथ वो कनेक्ट नहीं कर रहा था। और एट द सेम टाइम जब मैंने सोशियोलॉजी उठाई, तो मुझे लगा कि ये तो मतलब मुझे इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो गया, मजा आने लग गया पढ़ के, क्योंकि आप मतलब वो अलाइन करी थी मेरे इंटरेस्ट के साथ। तो मैंने कहा मार्क्स देती है या नहीं देती है, लेकिन चूंकि मैं सीख रही हूँ इससे, मुझे मजा आ रहा है, ये मेरे साथ अलाइन करी है, तो वो मैंने सोशियोलॉजी रखी। और तब हुआ ये कि हमारी बारी में, लाइक आई एम ऑल्सो PMS क्वालिफायर, और the 2022 that held in 2023, तो उसमें हमारी जो ज्योग्राफी थी वो हिट हो गई, आपको शायद याद होगा, और सोशियोलॉजी जो है वो मार्क्स दे गई। तो ये कि ये लक होती है, इन दी एंड किस्मत भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि क्या वो हिट कर रहे हैं आपको कभी भी ये पता नहीं चला। कभी भी आप प्रॉपर्ली वो नहीं कर सकते। तो आप जो तैयार करें वो तैयार ही ऐसा करें कि अगर वो हिट भी होता है तो आप उसमें सर्वाइव करें। आपकी जर्नी काफी लॉन्ग थी, आपने PMS दिया, CSS की 2 अटेम्प्ट्स थी, तो अगर आपको अच्छी गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन, कोचिंग, जिस तरह आपने बोला कि मैं इदारे में नहीं आई, पहले मैं खुद लगी रही, तो डू यू थिंक कि कितना टाइम आपके ख्याल में इनफ होता है? 8 to 10 months इनफ होते हैं अच्छी तैयारी करने के लिए फॉर समबडी हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच एज अ बिगिनर? 10 to 12 months आपके ख्याल में इनफ टाइम है अच्छी तैयारी करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, क्योंकि बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं, फैमिली के जो है वो एनवायरनमेंट डिफरेंट होते हैं, और ये चीज बहुत इम्पैक्ट कर रही होती है। तो अगर तो एक इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, फिर मुझे लगता है कि स्टिल 2 to 3 months जो है वो आपको इंग्लिश के ऊपर काम करने की ऑलरेडी जरूरत है। अदरवाइज मुझे लगता है अगर राइट गाइडेंस है तो फिर 9 to 10 months में ये इजीली हो सकता है विद द राइट गाइडेंस। इन योर केस कैन आई अज्यूम कि आपकी अंग्रेजी ठीक थी, तो आपको शायद वो स्ट्रगल्स नहीं करने पड़े जो एक ऑर्डिनरी बंदे को करने पड़ते हैं, हेंस यू नो आपके लिए थोड़ा सा आसान था, वरना यूजुअली लोगों को अपनी बेसिक्स फिक्स करने में 3-4 महीने लग जाते हैं। जब मेरा जो इंग्लिश का था, असल में आई लव टू रीड बुक्स, तो वो एक कहीं ना कहीं एक बेस ऑलरेडी बनी हुई थी बुक्स पढ़ करना। तो मैं ये कि लिखती बहुत थी, तो रोज मेरी एक प्रैक्टिस थी कि मैंने लिखना है, और शुरू में मेरी इंटरेस्ट था फिलोसफी में, तो आई वाज डूइंग लिटरेरी एसेज। सब मना करते हैं कि लिटरेरी एसेज नहीं करने चाहिए, इससे रिस्की है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने सारे पास्ट पेपर के वो लिटरेरी एसेज ऑलरेडी कर लिए थे। फिर UPSC के उठाए, उनके फिलोसफिकल एसेज किए, PMS के अंदर भी हमारा फिलोसफिकल ही आया। तो ये कि उससे मेरी अपनी बेस डेवलप होती गई चीज़ों की, और ये कि इंग्लिश कोई इतनी हाई-फाई इंग्लिश चाहिए भी नहीं है, सिर्फ सादा इंग्लिश हो लेकिन ठीक इंग्लिश हो। अब आप एक बहुत लंबा जुमला लिख रहे हैं तो उसमें गलतियां ज्यादा होंगी, तो अगर आप उसको एक सिंपल करके लिखेंगे तो वो सिंपल, कंसाइज, डाइजेस्टेबल, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस के अंदर, दैट्स द आर्ट ऑफ राइटिंग इन CSS। अच्छा, मुझे ये बताएं कि CSS की जर्नी में आने के बाद कोई ऐसी बात बताएं जो आपको पता लगा कि यार मुझे लगता है ऐसा था और नहीं, ऐसा तो नहीं है, मिथ थी जो बस्ट हो गई। एक इंग्लिश वाली बात आपने बता दी, कोई और ऐसी बात जो आप क्लियर करना चाहती हैं ऑडियंस के लिए कि ये ऐसा नहीं है? फॉर इंस्टेंस कुछ लोग कहते थे, हमें लगता था बड़ा एलीट एग्जाम है, पता लगा कि नहीं यार इसमें जो है इतना वो नहीं है, वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ अ कपल ऑफ थिंग्स। सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग और मिथ दैट वाज बस्टेड नाउ दैट यू हैव गॉन थ्रू द जर्नी? मुझे लगता है कि जितना इसकी एक हाइप बनी हुई है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और ये कि कोई आम बंदा जिसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, या वो एक लोअर स्टेटस से बिलोंग करता है, तो वो नहीं ऊपर आ सकता, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर एक कंसिस्टेंसी है और एक हार्डवर्क है, और उससे ये होता है कि अगर राइट गाइडेंस नहीं भी है, तो कहीं ना कहीं आपका पैशनेट हो, तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता जाता है, आपको लोग उस तरह से मिलते हैं, और फाइनली आप वो अचीव कर ही लेते हो। तो मुझे लगता है कि इसमें हार्डवर्क मैटर करता है, और कोई भी बंदा जो कि एक आम बैकग्राउंड से भी है। तो आपका बैकग्राउंड, आपकी कास्ट, क्रीड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, डिग्री डज नॉट मैटर। Yes, there is no discrimination. It's a level playing field for everybody, and you know it is made
and designed in a way कि transparency और meritocracy के साथ ये exam को आप वो कर सकते हैं, and you are a witness to that. You've True. seen कि किस तरह आम बंदा भी equally eligible है और qualify करने के chances रखता है. True. अच्छा, ये बताएं कि आपकी resources, so almost touching 700 in the written part is a big deal, and of course पंजाब में competition tough है. तो रिसोर्सेज आपने कंसल्ट किए, आपने एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स पढ़ी या आपने अंग्रेजी के इंटरनेशनल ऑथर्स पढ़े, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, और दो चार अगर आप बेहतरीन जो आपके एंड तक रिसोर्सेज आप लेकर चली हैं वो कौन से थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं. अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में मेरे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे. लेट्स सपोज अगर मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ रही हूँ तो मुझे उसको गूगल स्कॉलर खोलना है और मुझे उस पेपर को पढ़ना है. डीप चला जाता मुझे उसकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है तो मुझे वो भी देखनी है. अगर उसका कोई भी आर्टिकल है तो मुझे रेलिवेंट आर्टिकल पढ़ना है, ताकि मुझे ये पता चले कि जो ये नॉलेज है ये ठीक है या नहीं है. कुछ हम विरगो हैं, हमारी आदत है कि हम डिटेल के अंदर ऑलरेडी जाते हैं. लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि हमें बहुत ज्यादा सोर्सेज को भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है. बाकी ये कि ये सिलेक्टिव हों और अच्छे हों. बाकी ये कि डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर भी. फॉर एग्जांपल करंट अफेयर है तो आपको डिफरेंट सोर्सेज का होना जरूरी है. लेकिन अगर कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी है, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि कोई भी आप इदारे की किताब ले लें, किप्स की ले लें, या फिर आप नोआ की कोई भी किताब आप एक लें, आपको एक स्टैंडर्ड किताब हो, और फिर जो आपका किबला दुरुस्त रखे कि आपने उस टॉपिक में से क्या क्या मेन चीजें वहां से ऑलरेडी लेनी है. और फिर उसके अलावा जो है वो कोई 2-3 जगहों से और जो भी आपको लगता है कि ये बेहतर लिखा हुआ है यहाँ से, तो जब आप वो लिखते हैं, क्योंकि कंपैटिटिव एग्जाम है तो आपने उसको बेहतर बनाना है बाकियों से. सब एक ही जगह से पढ़ रहे हैं तो आपने अपने सोर्स को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट पढ़ना पड़ता है. और उससे सबसे ज्यादा ये फायदा मुझे लगता है कि ये होता है कि आप चीजों को रिलेट कर पाते हो. इन दी एंड ये मैटर करता है कि आपके पास वेपन है, आप उसको जंग में जाके इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हो. बहुत पड़ा हुआ होता है लेकिन वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाते. और वैसे भी अब जैसे हम करंट अफेयर का 2026 का देखें तो बहुत एनालिसिस बेस्ड था. तो वो वही कर सकता था जिसने थॉरली पढ़ा है और चीजों को रिलेट करना आता है, क्योंकि एंड दी एंड मैटर ये करता है कि आप रिलेट किस तरीके से करते हैं चीजों को. करंट, अब जिस तरह कहते हैं सीएसएस का सारे एग्जाम्स करंट अफेयर्स के एग्जाम्स हैं, तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, केस स्टडीज, स्टैट्स, डेटा एंड एवरीथिंग जो आप इंटीग्रेट कर सके आंसर्स में टू हैव एन एज. टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन, आपके एंड ऑन एवरेज फॉर 20 मार्क क्वेश्चन व्हाट वाज योर लेंथ, एंड आप डिवाइड क्या करती थी कि मैंने डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स बहुत ज्यादा इंसर्ट करने हैं, आप किस तरह से बैलेंस करती थी पेपर को, और एक टाइम के अंदर फॉर 20 मार्क क्वेश्चन कितने पेजेस आप लिखती थी? अच्छा, इसके अंदर मेरी राइटिंग स्पीड काफी बन चुकी थी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स दिए हुए थे और मैंने बहुत ज्यादा लिखा हुआ. मॉक्स की इंपॉर्टेंस इज इंस्ट्रूमेंटल. आई थिंक राइटिंग की ही गेम है, राइटिंग प्रैक्टिस जितनी करें उतना आपको फायदा है. ट्रू, रीड एंड देन राइट. तो इसमें मेरे मॉक्स इतने ज्यादा थे कि मेरा हाथ खुद ही चल रहा होता था पेपर करते वक्त ना. बिल्कुल. तो मेरे लेंथ ज्यादा थी, लाइक मेरे तकरीबन 9 से 10 तक पेजेस जा रहे थे. दैट इज स्लाइटली मोर देन द रिकमेंडेड लेंथ. रिकमेंडेड ये है कि 8 हो, वो भी एनफ होते हैं, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा जी. क्योंकि मेरा एज था, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस थी, तो मैंने. और प्रेजेंटेशन कितना मैटर करती है, और आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत काम भी किया था. उसमें ये कि किस तरीके से आपके पास कौन सी चीज आपको लग रही है कि वाकई ये कोटेशन के तौर पे यहाँ पर आनी चाहिए, या जहां भी रेलिवेंट डायग्राम्स हैं वो आप बना दें. अब ये भी जरूरी नहीं है कि मैंने ये भी बच्चों को देखा है कि बाज़ औक़ात उनके पेजेस में डायग्राम्स ही डायग्राम्स भरी हुई होते हैं, जो कि वो भी एक नेगेटिव साइड है. वो ओवरडू कर देते हैं चीजों को. तो डायग्राम्स हों, लेकिन वहां जहां जरूरत महसूस हो रही है, अननेसेसरी डायग्राम्स ना हो. इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज कि कंटेंट क्या है, आपका कंटेंट क्या है, और आप सब हेडिंग्स किस तरीके से बना रहे हैं, और जो क्वेश्चन पूछे उससे आप रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रेलिवेंट है या नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जहां नहीं भी जरूरत वहां भी तो नहीं कर रहे. अब लेट सपोज शाह वलीउल्लाह के ऊपर आप लिख रहे हो नोट, तो आप उनके ऊपर बैठ के कोई वो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो. तो ये चीजें भी मैटर करती हैं कि कहां पर किस चीज की कितनी जरूरत है. गोइंग ओवरबोर्ड, डूइंग मोर देन नेसेसरी या इररिलेवेंट जाना, अगेन दैट इज डिट्रीमेंटल टू द एग्जाम. अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि आपकी जो सीएसएस की सारी जर्नी है, इसके अंदर आपका क्या मैसेज होगा यूथ को, ऑडियंस को, देखने वालों को? somebody who's looking at you now that mashallah you've qualified, you've landed in an amazing group, and somebody who's watching starting from scratch aspires to be a part of the civil service.
what is your message? What would you like to say? What should they focus on? What should they do? Since youth bulge है, jobs है नहीं, disgruntled आवाम है हमारी. So what will be Yumna's message जो उनके लिए एक meaningful lesson साबित हो सकता है? अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब चूंकि मैं इस जर्नी में हूँ और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, पिछले 4 साल से देख रही हूँ, तो हमने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने बड़ी मेहनतें की भी थी लेकिन उनका नहीं हुआ. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इन द एंड इट्स गॉड्स प्लान. तो नसीब आपके लक फैक्टर है. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप लोग यूनिवर्सिटी में हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, इसकी कुछ तैयारी तब इस तरीके से स्टार्ट कर दें कि एटलीस्ट आपको बेसिक नो हाउ हो कि चल क्या रहा है. अगर आप चाहते हैं कि आपने CSS करना है, आप कुछ लिखें, एक पैराग्राफ लिखने में कुछ भी नहीं जाता है, तो आपकी एटलीस्ट वहां पर कोई बेस बनेगी. और अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई गाइडेंस लेनी है, तो आप वो राइट टाइम है. आप अगर चाहें तो आपके पास वो एक विगर होता है, वो एक यूथ टाइम होता है कि आप वो कर सकते हैं. तो आप यूनिवर्सिटी में उसको ऑलरेडी परस्यू करना स्टार्ट कर दें, बजाय इसके कि आप ये वेट करें कि हमारी डिग्री खत्म हो. और जितनी अर्ली एज पॉसिबल है आप वो अटेम्प्ट दें. और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली अटेम्प्ट नहीं देते इस डर से कि हम तब देंगे जब हमारी वो एक परफेक्ट अटेम्प्ट हो जाएगी. तो पहली अटेम्प्ट दें, क्योंकि पहली अटेम्प्ट देखिए आपको समझ आती है कि देना कैसे है, अगली अटेम्प्ट किस तरीके से ऑलरेडी से गुजरेंगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा नाउ दैट आई नो आई विल बी एबल टू हैंडल इट बेटर नेक्स्ट टाइम. एंड अगेन अनदर थिंग इज कि आपके पास प्लान बी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उससे ये कि आपको तैयारी करते वक्त ना आपके माइंड में वो एक रिलैक्सेशन होती है कि ये नहीं भी हुआ तो आई हैव प्लान बी. क्योंकि जब आपने 6 साल या 7 साल भी उस जर्नी में लगाए हों और आपको पता चले कि आपकी तीसरी अटेम्प्ट के बाद भी आपका नाम नहीं आया फाइनल लिस्ट में, तो फिर आपके पैरों के नीचे से जमीन कुछ टाइम के लिए निकल जाती है. आपको नहीं समझ आता कि क्या करना है. एक बैकअप प्लान रखना है. सो इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी, यू प्लान टू अपियर इन द सिविल सर्विस एग्जाम, थोड़ी तैयारी, नो हाउ लेना शुरू कर दें. बेसिकली जस्ट वर्क ऑन योर बेसिक इंग्लिश सो दैट यू आर एबल टू राइट एंड प्रोड्यूस ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. आप एटलीस्ट आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है. साथ साथ दूसरा ये कि जो मैडम ने बताया कि बैकअप प्लान बहुत जरूरी है. बिल्कुल इसको ऑल इन आए, ऑल इन आकर दें. अच्छा, लास्ट एक छोटा सा अक्सर अवाम का सवाल होता है कि क्या हम जॉब के साथ कर सकते हैं तैयारी? छोटा सा इसका आपका पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा. और एक टिपिकल जो मुझे फनी सवाल लगता है कि जी कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा. अब मैं यूजुअली कहता हूं कि डोंट अपने आप को टाइम में वैल्यूएट ना करें, अपने आप को टास्क ओरिएंटेड बनाएं. आपने जो आपको 2 घंटे लगते हैं वो टास्क कंप्लीट करने में, किसी और को वो आधा घंटा लगता है, तो आपके 2 घंटे और उसके 2 घंटे बहुत डिफरेंट है. So just to answer a very basic question, can somebody prepare alongside a full-time job, and how many hours a day should one devote to thoroughly prepare and do justice with the exam? अच्छा, एज फार एज जॉब इज कंसर्न्ड, मैं खुद अपना बिजनेस करती हूँ साथ में, क्योंकि वही बात है, मैंने कहा प्लान बी होना चाहिए. तो मैंने मदर और मैं साथ में फूड बिजनेस भी करते हैं. जबरदस्त. तो उसके साथ साथ तकरीबन बट आई यूज्ड टू डू वॉट, स्टार्ट में तो टाइम लेती थी मैं बहुत ज्यादा. तब तो नहीं देखा दिन है या रात है, वो एक जुनून था. तो सुबह 7 बजे से भी रात बजे तक बैठे हुए हैं, लेकिन इस इतना करने की जरूरत नहीं है. एंड एक और चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, बाज़ औक़ात हम ये गलती करते हैं, हम ब्रेक्स नहीं लेते हैं. ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हैं, 40 मिनट्स के बाद आप ब्रेक लेके दोबारा पढ़ेंगे, आपके माइंड को भी तो वो टाइम चाहिए कि वो इसको एब्जॉर्ब कर सके. और ओवरऑल भी 3, 4 या 5 महीने अगर कोई लंबी जर्नी हो गई है तो आप जाएं, पहाड़ों में जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें. और जहां तक घंटों का सवाल है, तो अगेन ये डिपेंड करता है पिकिंग पावर के ऊपर भी कि कौन कितनी जल्दी पिक कर रहा है. तो मेरा ख्याल है यूजुअली अगर आप 6 से 7 घंटे दे रहे हैं और प्रोडक्टिव आवर्स, ये नहीं कि आपने ब्रेक लिया और इससे ज्यादा इट गेट्स इनइफेक्टिव, फायदा नहीं है. ट्रू, 6 आवर्स में तो कर रहे होंगे, लेकिन और ये भी कि मतलब अक्सर हम मोबाइल पास रख लेते हैं, तो मोबाइल से जो आपकी पिकिंग पावर भी होती है ना, वो बहुत इम्पैक्ट करती है. बहुत अच्छी मजेदार की इनसाइट्स इन्होंने दी और बड़ी ब्यूटीफुली सम अप किए इन्होंने वो लर्निंग्स जो आप लोगों के लिए बड़ा एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं आपकी जर्नी के अंदर. थैंक यू सो मच यमुना, इट वाज अगेन एन ऑनर. बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग अहेड एंड मे यू कंटिन्यू टू मेक द नेशन एंड एवरीबॉडी एल्स प्राउड. और माशाल्लाह अब तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं, और जितनी औरतें, जितनी लड़कियां, जितने बाकी शहरों से लोग आपको देख रहे हैं, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. Thank you so much for watching. I will see you guys in the next one. Allah Hafiz.